हेलो फ्रेंड्स एंड इन टुडेज वीडियो आज हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह हिंदू मैरिज एक रिलीजियस एस्पेक्ट को आज भी ये इम्प्लीमेंट कर रही, आज भी रेगुलेट कर रही, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स आफ्टर द कन्वर्जन। जब से इसका कन्वर्जन हुआ है इन द कोडिफाइड फॉर्म। कोडिफाइड फॉर्म मतलब इसको स्टैट्यूट्स के फॉर्म में लिख दिया गया बाई हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके थ्रू इसको कन्वर्ट कर दिया गया है कोडिफाइड फॉर्म में। बट आफ्टर इवन आफ्टर कन्वर्जन इट इज स्टिल कैरिंग आउट दी वैल्यूज ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू रीति रिवाज। अब इसी का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इसी के बारे में ये क्वेश्चन डिस्कस करता है। सो इन दिस क्वेश्चन इसमें देखिए लिखा है व्हाट इज द कैरेक्टर और सैक्रामेंटल हिंदू मैरिज एंड हाउ फार आर दीज अफेक्टेड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। पहले हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह ये जो हिंदू मैरिज है वो सैक्रामेंटल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। सैक्रेड मतलब क्या होता है? सैक्रेड मीन्स परंपरा, ट्रेडिशंस, वैल्यूज जो कि पुराने टाइम से चलती आ रही है, आज के टाइम पे भी। तो मैरिज सच में एक ट्रेडिशन है, एक सैक्रेड बॉन्ड है बिटवीन टू पीपल, बहुत ही पायस माना जाता है। तो इसका आप आंसर देखिए, marriage has been a settled institution among Hindus with a religious character attached there during the Vedic period. Vedic period से आज तक in the modern till the modern time मैरिज को एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन माना जाता है जो कि रिलीजियस वैल्यूज को कैरी आउट कर रहा है। आज भी हम इसको बहुत ही वैल्यूबल मानते हैं, ओके, not on the basis of contract but on the religious basis. Next point है, according to shastras a man cannot be said to have a material existence until he took a wife. He is only half himself and after marriage together he becomes complete. मतलब कोई भी मैन, ओके, वो कंप्लीट एग्जिस्टेंस उसकी नहीं मानी जाती until and unless वो शादी करके बंधन में नहीं बन जाता और जितनी भी सांसारिक मटेरियलिस्टिक थिंग्स को वो कैरी आउट नहीं करता, लाइक चाइल्ड बर्थ और हमारे लीनियज का प्रोक्रिएशन, लीनियज को आगे बढ़ाना, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये सब एक वैल्यूबल एस्पेक्ट माना जाता है मैरिज का। इसके बिना मैरिज को कंप्लीट नहीं माना जाता, ह्यूमन्स की लाइफ को कंप्लीट नहीं माना जाता, एक सैक्रामेंटल वैल्यूज कहा जाता है। थर्ड पॉइंट हमारा बात करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज इज एविडेंट एज इट हैज द लास्ट ऑफ द 10 sacrament enjoined by the Hindu religion curing the body from inherited taint। जो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जितने भी पाप हम लोग उस जन्म से लेके आते हैं उस पाप को खत्म करने के लिए मैरिज करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। और ये जो 10 sacraments है, संस्कार है, उसका लास्ट माना जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैरिज। मैरिज का नेचर कैसा होता है? मैरिज का नेचर मतलब जैसे कि देखिए मैरिज का 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक रिलीजियस होता है, धार्मिक, दूसरा होता है सोशल, सोसाइटी को आगे तक ले जाने के लिए, सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक अपने जीवन को कैरी आउट करने के लिए शादी करते हैं। उसको सोशल इंस्टीट्यूशन ही बोला जाता है, मतलब सामाजिक स्थिति। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है कि शादी दो लोगों का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से फॉर्म होती है कि दोनों लोग एक दूसरे की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, लाइक फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर। फीमेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो हाउस होल्ड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी आउट करें, और जो मेल होता है उसकी जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पैसा कमाना और अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, उनकी केयर करना, ये फीमेल का काम होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं तीनों पॉइंट्स। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले रिलीजियस एस्पेक्ट। नॉर्मली हिंदू मैरिज इज परफॉर्म थ्रू रिलीजियस राइट्स। जितने भी रिलीजियस राइट्स हैं, वैल्यूज हैं, तो जितने भी रीति रिवाज के थ्रू शादी होती है, लाइक 7 फेरे होते हैं, लोग प्रोमिसेस करते हैं अग्नि के सामने, ठीक है, और सिंदूर और वर्मिलियन, इसको सिंदूर को वर्मिलियन बोलते हैं। ये सारी जितनी भी प्रथाएं, जितनी भी ट्रेडिशंस शादी के वक्त जितनी भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट माना जाता है। सैक्रेड फायर के सामने ये सब चीज़ें होती हैं।
तो जो शादी को सर्विस बिफोर गॉड माना जाता है, मतलब हम लोग भगवान की वो सर्विस दे रहे हैं थ्रू परफॉर्मिंग दिस रिलीजियस राइट। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो सोशल एस्पेक्ट के बारे में है। द मैरिज कॉन्स्टिट्यूट द फैमिली एंड देयर बाय इट कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। देखिए आपको ये बेसिक चीज पता होगी कि फैमिली, जब बहुत सारी फैमिली मिलके क्या बनाती है, सोसाइटी बनाती है। सोसाइटी मिलके क्या बनाते हैं, विलेज बनाते हैं। विलेज मिलके क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट बना मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। स्टेट मिला के एक क्या बनती है, कंट्री बनती है। तो इसी तरह ये सोशल एस्पेक्ट के लिए भी ज़रूरी है मैरिज। जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे द मैरिज कंस्टिट्यूट द फैमिली। हाँ, थ्रू द मैरिज प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन मतलब गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चे का मतलब जन्म करना, उसकी केयर करना, और दूसरी जनरेशन के लिए एडिशन ऑफ जनरेशन इज दैट। शादी के सबसे मेन मतलब मेन फीचर होता है, प्रिंसिपल होता है कि लीनियल जनरेशन को आगे बढ़ाना मैरिज का अल्टीमेट पर्पस होता है। अल्टीमेट पर्पस नहीं कह सकते, हाँ एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है विच कैन नॉट बी, आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते इस एस्पेक्ट को। द थर्ड वन इज मैरिज ऑल्सो हैज सम कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट, जैसे कि मैंने भी बताया था आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स मतलब जब आप दो पर्सन आपस में शादी करते हैं तो उनकी एक दूसरे के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दोनों को एक दूसरे के प्रति निभाना होता है, उसी को कहते हैं कॉन्जुगल राइट्स। और उन कॉन्जुगल राइट्स को जो भी निभाता नहीं है देन उसी के दौरान कुछ हम लोग डाइवोर्स लोग फाइल करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट कैरिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज द कंजुगल राइट्स दैट इज एसेंशियल फॉर द मैरिज। टू मैरिज को आगे चलने के लिए कंजुगल राइट्स बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लाइक फ्री कंसेंट, बोथ आर रेडी टू गेट मैरिड, ड्यूटी टू मेंटेन द वाइफ। अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रहा है, हर तरह की नीड्स, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, ही इज नॉट कैरिंग आउट ए कंजुगल राइट्स। कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट्स लाइक बट अनलाइक मुस्लिम मैरिज, हिंदू मैरिज द कॉन्सेप्ट ऑफ डावर और इनएबिलिटी और कुबूल एक्सेप्ट इन गिफ्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन हिंदू मैरिज। हैंस हिंदू मैरिज कैन नॉट बी सेट टू बी कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस एज द मुस्लिम निकाह। मुसलमानों में मतलब मुस्लिम ट्रेडिशन में, मुस्लिम कल्चर में कबूल एक एस्पेक्ट होता है बिफोर मैरिज। मैरिज करते हैं निकाह कबूल है, ऐसा कुछ एक्सेप्टेंस मांगी जाती है दो पार्टीज से। जब ये इसको फुलफिल करने के बाद ही शादी वैलिड मानी जाती है। ओके, बट इन हिंदू लॉ ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। विदाउट म्यूचुअल कंसेंट मैरिज कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वैलिड। तो यही इसी चीज़ के बारे में बात की है लास्ट पॉइंट में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैरिज। मैरिज की वैलिड कंडीशन क्या है, कि मैरिज को आप कब कहेंगे कि मैरिज सही है, वैलिड है। सेक्शंस याद रखिएगा, 5 क्लॉज 1, 5 क्लॉज 2, 5 क्लॉज 3, 5 क्लॉज 4, 5 क्लॉज 5। इन पांचों सेक्शन में बात किया गया वैलिड। अंडर सेक्शन 5 एंड 7 में वैलिड मैरिज की कंडीशन दी गई। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब ओनली one marriage. Nobody can do two marriages at the same time. For example, एक पर्सन है राम, ओके, उसने अपने उसकी जो वाइफ का नाम है वो है सीता। ये दोनों अभी इनकी दोनों शादी हो चुकी है, बट राम ने बिना बताए मीता से शादी कर ली, तो इस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि इसकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी थी। अगर ये ऐसे डाइवोर्स लेके मैरिज दोबारा करता है देन दिस मैरिज कंसिडर्ड टू बी वैलिड, बट विदाउट डिसोल्यूशन ऑफ दिस मैरिज विद सीता, मैरिज विद मीता कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी द वैलिड मैरिज। So this is the condition which is discussed in the clause 5 clause 1 of the Hindu Marriage Act. Soundness of mind. Soundness मतलब क्या होता है, आपका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो जब आप शादी कर रहे हो। साउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन ना हो, किसी भी तरह का पागलपन ना हो जब आप शादी कर रहे हैं। आप इस कंडीशन में हो कि आप कंसेंट दे सकते हो, वैलिड कंसेंट। बट जो इंसान मेंटली डिसऑर्डर से ग्रसित होगा, उसको कोई भी वो साउंड माइंड का नहीं होगा, तब उसकी मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एज के बारे में, मतलब 5 क्लॉज 1 हमारा बात करता है मोनोगैमिनी के बारे में, 5 क्लॉज 2 बात करता है साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में, और 5 क्लॉज 3 बात करता है एज ऑफ मैरिज के बारे में। एज ऑफ मैरिज बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जो फीमेल होती है उसकी एज 18 प्लस, 18 या 18 से प्लस, और जो मेल होती है उसकी मैरिज 21 से प्लस। दिस इज द कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज। उससे कम की शादी को वॉइड माना जाएगा। मतलब वॉइड मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब होता है कि नल फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मतलब वो मैरिज को फ्रॉम वेरी बिगनिंग नल कंसीडर किया जा सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज। प्रोहिबिटेड डिग्रीज का मतलब होता है कि क्लोज रिलेशंस में, आप भाई बहन कजिन्स, क्लोज रिलेशन में शादी नहीं हो सकती। यहाँ तक नॉट इवन इन क्लोज रिलेशंस, लाइक आप अपने कजिन्स, ग्रैंडफादर की बेटी, बेटा, चाचा चाची की लड़की से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आता है, जो कि बात करता है 5 क्लॉज 4, हमारा बात करता है प्रोहिबिटेड डिग्री। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो क्लोज रिलेशंस, एडाप्टिव सिबलिंग्स, अब किसी ने किसी बच्चे को एडाप्शन के थ्रू अडॉप्ट कर लिया, एट दैट टाइम वो दोनों भाई बहन कंसीडर किए जाएंगे, तो आपस में शादी करना उनका वैलिड नहीं माना जाएगा, जस्ट बिकॉज दे कम अंडर टू द प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ द हिंदू मैरिज, दैट इज डिस्कस इन द क्लॉज 5 क्लॉज 4 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं सपिंदा रिलेशनशिप के बारे में। सपिंदा, सपिंदा मतलब होता है सा, विच इज, इसका मतलब होता है सेम, और पिंड सेम और टुगेदर। पिंड मतलब होता है, पिंड मतलब होता है असेंडेंट, आप एक ही पूर्वज से बिलोंग ना करते हो शादी के वक्त, सेम डिसेंडेंट से। अब इसके लिए एक और कंडीशन दी गई है, जैसे कि देखिए आपके फादर साइड से 3 जनरेशन तक की मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड मदर साइड से 5 जनरेशन तक, इन 3 जनरेशन 5 जनरेशन तक की मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनको सपिंदा रिलेशनशिप के अंतर्गत आएंगे ये। सो दैट द रीजन कि कौन कौन सी चीज़ें मैरिज को वैलिड कंसीडर करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमने सारे क्लॉजेज में पढ़ा, सबसे पहले फिर से रिवाइज कर लेंगे। 5 क्लॉज 1 में हमने मोनोगैमी के बारे में बात किया कि सिंगल मैरिज होनी चाहिए, साउंडनेस ऑफ माइंड, आप जब मैरिज कर रहे हो तो आपका मेंटली साउंड हो। थर्ड है एज ऑफ मैरिज, जो कि 5 क्लॉज 3 बात करता है वैलिड एज के बारे में डिस्कशन किया। बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्रीज, क्लोज रिलेशंस में मैरिज नहीं होती है, एडाप्टिव चिल्ड्रंस में मैरिज नहीं होती है, चाचा चाचा ताऊ ताई जी के घर में शादी नहीं होती है। बट एक और कंडीशन इसमें होती है, कस्टम्स। कहीं कहीं पर जैसे कि बहुत ही एरियाज में एक फैमिली कस्टम्स या कुछ ऐसा होता है जो कि एक्सेप्शन माना जाता है, दैट केस आप शादी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि साउंडनेस ऑफ माइंड की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब इंसान अगर साउंड माइंड का नहीं होगा, वो पागल होगा, तो कंसेंट नहीं दे जा पाएगा, क्योंकि वो मेंटली इतना वो फिजिबल ही नहीं है कि वो डिसाइड कर पाए कि मुझे उस पर्सन से शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो दैट इज बियॉन्ड साउंडनेस ऑफ माइंड। Though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such an extent so as to be unfit for the procreation of children। देखिए वो जब मीन्स जब वो मैरिज के लिए कंसेंट लेना था, दो एट दैट टाइम उसका मेंटल डिसऑर्डर था, जिस वजह से वो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, मतलब बच्चा क्रिएट करने के लिए कैपेबल ही नहीं, वो इतना एबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई ही इज नॉट गोइंग टू गिव वैलिड कंसेंट। किसी को अक्सर पागलपन के दौरे आते हैं अचानक से अक्सर, तो वो भी एक वैलिड अनसाउंड माइंड, साउंडनेस ऑफ माइंड के कैटेगरी में आएगा, लाइक वो पर्सन साउंड माइंड का नहीं होगा। अब लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड। हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है वो अबाउट फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड के बारे में। तो बेसिकली फुल ब्लड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपका कोई मतलब मदर होंगे और फादर होंगे, और आप 2 भाई बहन हो, ठीक है। तो इनमें जो मैरिजेस होगी वो वॉइड मानी जाएगी, मतलब वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी अंडर 5 क्लॉज 4 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें लिखा है कि मैरिज बिटवीन फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड में मैरिज वैलिड नहीं मानी जाती। अब जैसे कि सेकंड केस में, जैसे कि फादर ए मदर बी, इनमें शादी होकर 2 बच्चे होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई में मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये
फुल ब्लड है। हाफ ब्लड में देखिए फादर सेम है, मदर दूसरी हो गई, फादर ए है, मदर सी हो गई, तो इनसे जो चिल्ड्रन आया एक्स और वाई, ये रिलेटेड है हाफ ब्लड के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके जो फादर है वो सेम है, ठीक है, हाफ ब्लड, ठीक है। तो इसमें भी इनके बच्चों के बीच शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। So marriage between the half blood child is also not considered to be valid. And the last case is about uterine blood. Uterine blood में क्या होता है? मदर है हमारी बी, जैसे मदर है सुनीता, ठीक है, सॉरी आप लोग माइंड मत करिएगा, सुनीता कोई भी हो सकती है, ये फिक्शस नेम है, तो डिस्क्लेमर मैं पहले दे दे रही हूँ कि सुनीता आप किसी को अज्यूम मत करिएगा, सुनीता एक फिक्शस कैरेक्टर है। इनके एक हस्बैंड होते हैं महेश, आप फिर से वैलिड है, मैं बोल रही हूँ, आप उसको प्लीज माइंड मत करिएगा। और एक और पर्सन है जिनका नाम है मोहन। सो महेश के थ्रू जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम है प्राची, आप फिर से मैं बोली माइंड मत करिएगा, कोई भी हो सकता है। और सरिता के थ्रू जो बच्चा हुआ उसका नाम है ध्रुव, ध्रुव कोई भी हो सकता है, आप माइंड मत करिएगा। तो इनके बीच वैलिड मैरिज नहीं मानी जाएगी जस्ट बिकॉज दे आर असेंडेंट ऑफ द सेम मदर। सरिता ने महेश के थ्रू जो बच्चा पैदा किया वो प्राची है, और जो सरिता ने मोहन के थ्रू बच्चा पैदा किया ध्रुव, वो भी सेम मदर से कनेक्टेड, दैट इज यूट्राइन ब्लड। सो इन बच्चों के भी ध्रुव और प्राची के बीच की मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड, सिंपल। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।